फैशन इंडस्ट्री है दैट इज द सेकंड मोस्ट पोल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्री ग्लोबली। हर साल 1 लाख टन से ज्यादा कपड़े लैंडफिल में फेंक दिए जाते हैं। नहीं सर, नहीं मान सकता। मतलब कहीं डेटा, कहीं फिगर्स, कहीं से ऐसा कि अवेलेबल है? डेटा है। ये तो कोई सी कंपनी का नाम बता पाएंगे कि सबसे ज्यादा वेस्टेज खुद कर रही है, किसकी वजह से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है? आई थिंक आज आप देखोगे एक कॉटन की नॉर्मल जो टी शर्ट बनती है वो 2500 लीटर पानी यूज करती है। एक टी शर्ट? एक टी शर्ट आप लेते हो, आपका 50 दिन का पानी पीने का चला गया। तो अभी जूडियो भी तो चल रहा है, वो तो 99 रुपीज में टी शर्ट दे रहे हैं, सस्टेनेबल टी शर्ट बोल के। आई एम प्रीटी श्योर जो जूडो 99 रुपीज की टी शर्ट बेच रहा है वो सस्टेनेबल फैब्रिक से तो यूज नहीं हो रही होगी। पर आप ये बोल रहे हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सस्टेनेबल है, मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली है, उसकी कॉस्ट तो बहुत हाई होती है ना। तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है? मतलब अपन फास्ट फैशन की बात करें तो कितना बड़ा इंडस्ट्री है, कुछ नंबर बता पाएंगे आप? अभी यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री कहने के लिए लगता है छोटी है, आपका जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड मिला के होता है यूपी के पॉपुलेशन। कोई भी ब्रांड को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है इजीली। तो फाउंडर की क्या वैल्यू होनी चाहिए? ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। काफी लोग को देखता हूँ लिंक्डइन पे लोग डालते हैं कि एज ए फाउंडर जो प्राइमरी जॉब इज टू रेज फंड। फाउंडर का काम वो नहीं है। तो जितना भी न्यूज़ अपन देखते हैं किसको फंड रेजिंग, ये सब पेड मीडिया ही है 100%। वो शैलेंद्र सर, वेलकम टू द फाउंडर्स ड्रीम। क्या सपना है आपका? थैंक यू सर, पहले तो यहाँ बुलाने के लिए मुझे। सपना तो ये है कि हम चाहते हैं कि जो फैशन इंडस्ट्री है वो सस्टेनेबल बन जाए थोड़ी, क्योंकि जो फैशन इंडस्ट्री है दैट इज़ द सेकंड मोस्ट पोल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्री ग्लोबली आफ्टर ऑयल एंड गैस। और हर साल 1 लाख टन से भी ज़्यादा कपड़े लैंडफिल में फेंक दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट है। तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है? मतलब अपन फास्ट फैशन की बात करें तो कितना बड़ा इंडस्ट्री है, कुछ नंबर बता पाएंगे आप? अभी इंडियन मार्केट है वो $100 बिलियन का होगा। ओके। ये मार्केट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मार्केट है, और आई थिंक ऑलमोस्ट 70-80% इज पॉलिस्टर विच इज़ फास्ट फैशन वैसा। ये तो कोई सी कंपनी का नाम बता पाएंगे कि सबसे ज्यादा वेस्टेज खुद कर रही है, किसकी वजह से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है? आई थिंक आज आप देखोगे तो H&M है। हाँ। H&M के $3-4 बिलियन का स्टॉक है जो डेड स्टॉक होता है। जो आप डेड स्टॉक का मतलब ये होता है जो माल जो कि आउट ऑफ फैशन हो गया है और अब नहीं बिकेगा, तो उसको या तो लैंडफिल में फेंकते हैं वो लोग, या उसको डिस्कार्ड करते हैं, या सस्ते दाम पे बेच देते हैं, या तो आपको स्ट्रीट पे मिल जाते हैं जो सस्ते मिलते हैं 100 रुपये 150 रुपये में, वैसे प्रोडक्ट हो जाते हैं। डिस्कार्ड करने का क्या मतलब बता रहे हो आप? मतलब क्या करते हैं वो लोग, हमको जैसे समझना है। डिस्कार्ड से मतलब ये है कि वो लोग या तो उसको डंप कर देंगे लैंडफिल में, उनमें फेंक दिया उन्होंने? फेंक देंगे कि वो नहीं हो रहा है, कि वो अब वो इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदा नहीं है, किसी के लिए यूज़ नहीं है, कस्टमर नहीं लेना चाहता है क्योंकि वो ऑलरेडी ज़्यादा प्रोड्यूस किया था उन्होंने। ये फास्ट फैशन हमेशा आपकी फैशन में चलता है कि वो जो क्या ट्रेंडिंग है, जो क्या इन फैशन है, जो वही बिकेगा, राइट। और वो जैसे आउट ऑफ फैशन होता है, और ये लोग क्योंकि इनको कॉस्ट वो बचाने होते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल पे काम करते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं एक साथ। और जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और कोई भी चीज़ लेट से क्लिक नहीं हुई तो वो उसके बाद डिस्कार्ड कर देते हैं वो लोग। बहुत बार ऐसा होता है। H&M सबसे बड़ा नाम है इसमें। हाँ, उनका तो अभी उससे भी एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? आई थिंक अगर आप देखोगे, जैसे अगर आप 100 मिलियन टन्स की अगर लैंडफिल में फेंक रहे हैं तो उसका खामियाजा इन्वायरमेंट उठा ही रही है। दूसरा, हर साल 1,90,000 टन से भी ज़्यादा प्लास्टिक समुद्र में जमा होता है। और तभी आप देखोगे कि ये सब चीज़ें जो कि व्हेल प्लास्टिक खा रही हैं, उनको प्लास्टिक मिल रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में भी वाइल्ड फायर हुए थे, ये सब चीज़ें, ये सब इन्हीं से आ रहा है, क्योंकि ये जो आपके जो इन्वायरमेंट का इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो रहा है, या आपका जो फूड चेन है जो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, जो हम लोग इम्पैक्ट कर रहे हैं अपने कंजम्पशन से, या जो हम यूज़ करते हैं चीज़ें उनसे। तो ये मतलब इनको आग लगा दे, अगर कुछ कर दे इन कपड़े का, तो ये कुछ होगा नहीं, एनवायरमेंट में जाएंगे नहीं ये। हाँ जी, आई थिंक वो अच्छा ऑप्शन है कि उनको आग लगा दे, बट समहाउ वो लोग आग लगाना चाहते नहीं हैं, तो वो लोग फिर उसको डंप करते हैं या सस्ते में देते हैं। या फिर आप देखोगे बहुत सारे, इसीलिए आप देखोगे कि हर फैशन ब्रांड एक सेल चलाती है। एंड ऑफ सीजन सेल इज़ अ कॉमन थिंग, राइट। मानसून में चलाएंगे, ईयर एंड पे चलाएंगे, क्योंकि उनको अपने स्टॉक निकालने होते हैं। और जब ये सेल चलाते हैं 30%, 40%, 50% डिस्काउंट पे चलाएंगे, राइट। ये उनका जो प्रोडक्ट कॉस्ट होता है तकरीबन 25-30% का होता है, तो वो उनको 50% में बेच के ही फ़ायदा ही हो रहा होता है, तो अपने प्रोडक्ट कॉस्ट पे निकाल देते हैं वो लोग हर साल ऐसे प्रोडक्ट्स। तो बस वो अपने कपड़ों को निकाल, मतलब उनका। क्योंकि उनका देखिए, अगर आप वैसे मैं एग्जांपल दूं कि अगर लेट्स से मैंने 100 शर्ट्स बनाई थी, 100 शर्ट्स में मेरी 70 प्रोडक्ट शर्ट बिक गई सीजन में, जो कि अच्छे मार्जिन में बिकी, मैंने प्रॉफिट भी कर लिया। जो 30 प्रोडक्ट बचे हैं उसका अगर मैं कॉस्ट प्राइस में निकाल देता हूँ, मेरा जो पैसा फंसा वो निकल जाएगा। तो वो कॉस्ट प्राइस में निकाल देते हैं 50%, 60% डिस्काउंट दे के, ऐसा। और जो उसके बाद भी नहीं बचता, वो आई थिंक तकरीबन 10% का प्रोडक्ट होता है जो बचता ही है, जो बिकता ही नहीं, आफ्टर सेल भी नहीं बिकता,
उसको फिर डंप करते हैं या डिस्कार्ड करते हैं या फिर कुछ और करते हैं। तो इतने बड़े जो मार्केट है उसमें आप कैसे सस्टेन करेंगे? आई थिंक आज का जो कंज्यूमर है ना वो बहुत समझदार हो गया है, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो कोविड आया था उसके बाद सभी लोग का शिफ्ट आया था। अगर आप देखोगे तो कोविड में स्पेशली आई थिंक सभी ने नोटिस किया होगा, आपने भी देखा होगा कि आपका शिफ्ट काफ़ी हुआ करता, आपने फोकस किया होगा हेल्थ एंड वेलनेस पे, आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, कैसे लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो। आपको भी लगा होगा कि मैं सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जीता हूँ, और काफ़ी लोग कंटिन्यू कर पाए उसके बाद भी। आई थिंक काफ़ी लोग का शिफ्ट हुआ था। एंड तभी आप देखोगे जैसे इंडिया में मामाअर्थ ऐसी ब्रांड्स बनी, क्योंकि ब्यूटी एंड पर्सनल स्पेस में आप देखोगे उसके पहले मामाअर्थ के पहले सारे प्रोडक्ट जो बनते थे तो केमिकल बेस्ड बनते थे। अब जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उसके बाद वो मुहिम चली, और उसके बाद ये हुआ कि अब सारे ब्रांड्स हैं, कोई भी ब्रांड जो केमिकल यूज़ करता है वो नहीं चल पा रही। आज की डेट में सारी जो है ब्रांड्स सब क्लीन यूज़ करती हैं, सब लोग केमिकल फ्री बताना चाहते हैं। तो आज मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में 2-3 साल या 5 साल में फैशन इंडस्ट्री भी सेम ट्रेंड देखेगी, और यहाँ पे भी वो सेम बदलाव आएगा। अगर आप अभी आप देखोगे सारे जो कपड़े बनते हैं वहाँ जो डाइज़ यूज़ होती हैं वही बहुत केमिकल यूज़ होता है, बहुत इम्पैक्ट करते हैं। वो पानी जाता है, आप उसको डिस्कार्ड करते हो, नदी में जाता है या समंदर में जाता है, जहाँ भी जा रहा हो पानी वो बहुत ख़राब पानी, क्योंकि उसमें बहुत हाई लेवल ऑफ केमिकल्स हैं। तो अभी ज़ूडियो भी तो चल रहा है, वो तो 99 रुपीज़ में टी शर्ट दे रहे हैं, सस्टेनेबल टी शर्ट बोल के। आई थिंक वो एक दूसरा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ग्रीन वॉशिंग का की टर्म है। ग्रीन वॉशिंग इज जब आप बोलते हो सस्टेनेबल कोई चीज़ है और वो सस्टेनेबल है नहीं। लेट्स से कि सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम है इंडिया ग्लोबली, आई वुड से कि बहुत वेगली डिफाइंड है अभी, तो लोगों को पता नहीं कि सस्टेनेबिलिटी क्या है। तो जैसे आप देखो काफ़ी ब्रांड्स हैं, अगर वो फेयर वेजेस दे रहे होंगे वर्कर्स को तब भी बोलेंगे भैया सस्टेनेबल ब्रांड, क्योंकि वो फेयर वेजेस दे रहे हैं अपने वर्कर्स को। जबकि फेयर वेजेस देना वर्कर्स को मुझे लगता है वो तो अलग चीज़ है ना, वो इन्वायरमेंट से कोई इम्पैक्ट नहीं है। वैसे ही अगर आप लेट्स से कि आपके वहाँ पे आपने ईएसआई, पीएफ और सब चीज़ कर रखी है तो आप बोलोगे मैं सस्टेनेबल हूँ। अगर आपने पेपर बेस्ड पैकेजिंग यूज़ करते हो, ई कॉमर्स ब्रांड है, अगर प्लास्टिक ना यूज़ करके पेपर बेस्ड पैकेजिंग, आप बोलोगे मैं सस्टेनेबल हूँ। पर आपके जो प्रोडक्ट है, जो एंड प्रोडक्ट बना रहे हो, जो फैब्रिक है या बाकी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो तो सस्टेनेबल नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर जो जूडियो 99 रुपीज़ की टी शर्ट बेच रहा है वो सस्टेनेबल फैब्रिक से तो यूज़ नहीं हो रही होगी। तो सेम वे में जा रहा है क्या H&M की तरह ज़ूडियो भी? जितना मुझे पता है वो तो वही है, उन्हीं तरह जा रहे हैं, और उनका भी आई एम प्रीटी श्योर कि 8 से 10% माल होता ही होगा जो डिस्कार्ड या डंप होता होगा, जो जाता ही हर ब्रांड्स, बड़ी ब्रांड्स का जो भी फास्ट फैशन को करती हैं उनका ये है ही। तो पर आप ये बोल रहे हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सस्टेनेबल है, मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, उसकी कॉस्ट तो बहुत हाई होती है ना? करेक्ट, करेक्ट। जैसे हमारे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो हेम्प फैब्रिक से बनते हैं, और जो हेम्प फैब्रिक है वो कैनाबिस प्लांट से आता है। कैनाबिस प्लांट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कैनाबिस सटिवा, एक होता है कैनाबिस इंडिका। कैनाबिस इंडिका होता है ना वो टीएचसी होता है, उसमें कंपोनेंट होता है टीएचसी बोल के, वो होता है 5 से 35% के बीच में। वो होता है जो आपको साइकोएक्टिव इफेक्ट्स देता है, जो आपको हाई देता है, जो आपको मैरिजुआना लोग जो बोलते हैं कि हम कंज्यूम करते हैं जो हाई होने के लिए, वो कैनाबिस इंडिका है। और हमारा जो है जो कपड़ा जिससे बनता है वो है कैनाबिस सटिवा। कैनाबिस सटिवा में टीएचसी होता है लेस देन 0.3%, और उसमें सीबीडी होता है कमल, जो कि बेनिफिशियल होता है। तो जैसे आप देखोगे आजकल काफ़ी ब्रांड्स हैं जो सीबीडी ऑयल आपके जो आपको स्लीप इंसोम्निया है, आप सो नहीं पाते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। कपड़े हमारे कैनाबिस सटिवा प्लांट से बनते हैं, और जो ये प्लांट है इसको ग्रो करने के लिए आपको कोई भी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स नहीं चाहिए होते हैं, इसीलिए इसको वीड बोलते हैं। वीड इज़ अनवांटेड प्लांट जो अपने आप में ग्रो कर जाता है, राइट। और ये सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है, और ये 4 गुना कम पानी लेता है कॉटन से। अगर मैं आपको पर्सपेक्टिव दूँ इसका, एक कॉटन की नॉर्मल जो टी शर्ट बनती है वो 2500 लीटर पानी यूज़ करती है। एक टी शर्ट हाँ, एक टी शर्ट 2500 लीटर पानी यूज़ करती है, और दिन में पीने के लिए आपको 5 से 6 लीटर पानी चाहिए होता है। तो दैट मीन्स आपका 50 दिन का पानी, एक टी शर्ट आप लेते हो कॉटन की कोई भी, आपका 50 दिन का पानी पीने का चला गया। नहीं सर, नहीं मान सकता, मतलब कहीं डेटा, कहीं फिगर्स, हाँ कहीं जी, हाँ ऐसा जी, क्या डेटा अवेलेबल है, है? डेटा है, ये डेटा है। और ये आप क्या सर्च करेंगे गूगल पे तो लिखा आएगा। गूगल पे सिर्फ सर्च करिए कि हाउ मच वाटर वन टी शर्ट कंज्यूम्स, कॉटन टी शर्ट, कुछ भी डालिए आपको दिख जाएगा कि 2500। और आई थिंक 2500 से बहुत मिनिमम बता रहा हूँ मैं। कई टी शर्ट ऐसी होती हैं जो ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं प्रोसेसेस में, तो 4 से 5000 लीटर पानी यूज़ करते हैं। तो कौन सा पीने का पानी है, नमक वाला पानी भी चलेगा समुद्र? नॉर्मल पानी, कोई भी पानी है, नॉर्मल समझदार वाला पानी नहीं, जो भी प्रोसेस फैक्ट्रीज में यूज़ हो रहा है, कल्टीवेशन से लेके पूरा सारा हो रहा है आपका, कल्टीवेशन से लेके जो फैक्ट्री में पानी यूज़ हुआ पूरा कंबाइन करके पूरा जो सप्लाई चेन में यूज़ है उसकी बात हो रही है। वो पूरा डेटा बता रहे हैं। तो हेम्प से कैसे बनेगा, मतलब क्या प्रोसेस है इसका बताओ? हम जो कल्टिवेट करते हैं ना, तो कल्टीवेशन के लिए कॉटन के कंपेयर में यहाँ पे 4 से 5 गुना कम पानी यूज़ होता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको कोई भी फर्टिलाइजर से पेस्टिसाइड्स नहीं चाहिए होंगे, तो आपके जो प्रोडक्ट है वैसे ही ऑर्गेनिक हो गए। जैसे कॉटन आपको मैं बोलूँ तो
दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक। नॉन ऑर्गेनिक हो गया कि आपने जो जहाँ पे पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज़ करे, आपने केमिकली कुछ डाल के उसको ज़्यादा ग्रो करा लिया, राइट। और ऑर्गेनिक हुआ जो नॉन ऑर्गेनिक मेथड से किया। पर हेम्प ऐसी प्लांट है जो ऑर्गेनिकली ग्रो होगा। आप ग्रो करते हैं कोई किसी के थ्रू कराते हैं? नहीं, हम लोग तो ब्रांड है तो हम लोग ग्रो नहीं करते। तो हम लोग के पास 2-3 सप्लायर्स हैं जो हमको फैब्रिक देते हैं। तो बेसिकली उनसे उनके सप्लायर होते हैं आगे। जैसे हम तो फैब्रिक खरीदते हैं उनसे, हम तो ब्रांड बना रहे हैं तो हम लोग फैब्रिक खरीदते हैं, फैब्रिक हमारे पास आता है और फिर हम लोग उसका प्रोडक्ट बनाते हैं। डिज़ाइन टीम है, डिज़ाइन डिसाइड करती है, लेट्स से शर्ट बनेगा, पैंट बनेगा मेन के लिए, वीमेन के लिए, उसके हिसाब से कैटेगरी। कैसे पता चलेगा कि हेम्प से ही बना हुआ प्रोडक्ट है? इसके लिए देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं। आप सर्टिफिकेशन करा सकते हो। जैसे मेरी जो शर्ट मैंने पहनी है या पैंट पहना है हेम्प से बना हुआ, इसका फैब्रिक आप लैब में दे सकते हैं। इंडिया में काफ़ी लैब्स हैं, आप गूगल पे सर्च करो मिल जाएंगे, SGS और ऐसे बहुत सारे लैब्स हैं। आप वहाँ सर्च करो, डालिए और आप उनको सैंपल देना होता है। बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसेस है टेक्सटाइल का। आप जैसे उनको फैब्रिक दोगे, 2 चीज़ें मिल जाएंगी आपको कि फैब्रिक का कंपोजिशन क्या है, मतलब फैब्रिक में जो है धागा किसका यूज़ हुआ है, कॉटन है, पॉलिस्टर है, लिनन है, हेम्प है, क्या मिक्सिंग हुई है फैब्रिक की, वो मिल जाएगा। सेकंड चीज़ आपको ये भी मिल जाएगा कि जो फैब्रिक यूज़ हुआ है, जो डाइंग हुई है उसमें, वो केमिकल बेस्ड डाइंग यूज़ हुई है या नॉन केमिकल बेस्ड डाइंग हुई है। जैसे हमारे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपको दिखेगा कि हेम्प या हम जो बाकी फैब्रिक यूज़ करते हैं, लायोसेल है या लिनन है, वो दिखेगा कंपोजिशन में। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं सारे एजो फ्री डाइंग से यूज़ होते हैं, तो वो केमिकल फ्री डाइंग्स हैं। तो हमारे सारे सर्टिफिकेट में आपको दिखेगा कोई भी डाइज जो है उसमें आएगा नॉन डिटेक्टेड, तो वो दिखेगा तो आपको नहीं है उसमें। नहीं बट आज तो आपका आप कैसे पता लगाते हो कि जो आपको माल मिला है वो सही मिला है? एंड यूज़र तो पता लगाएगा ही नहीं मेरे ख्याल करेक्ट से। करेक्ट। नहीं तो हम लोग जैसे हम लोग 2 चीज़ें होती हैं। हम लोग जो फैक्ट्री से जिनसे काम सप्लाई से काम करते हैं वो GOTS कंप्लायंट होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में GOTS होता है, ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड, जो आपको कभी तभी सर्टिफिकेट देगी जब आपकी जो फैक्ट्री है वो उसमें सारे प्रोसेस ऑर्गेनिकली हो रहे हैं और सारे ऑर्गेनिक प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, आप केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वो हम उनसे काम करते हैं। और दूसरा जो फैब्रिक भी आता है, तो हम लोग हर बार हर क्वार्टरली या मंथली बेस पे हम चेक करते रहते हैं इन बिटवीन। हम उनको बताते नहीं सप्लायर्स को, पर हम लोग अपना सैंपल आता है, हम लैब में भेजते हैं और हम चेक चेक करते रहते हैं कि अभी जो माल आया है उसमें रैंडमली, ताकि हमारे सप्लायर को पता ना चले और हमें पता रहे कि हमारा जो माल आ रहा है वो हेम्पी है और हेम्प से ही बन रहा है और उसमें केमिकल यूज़ नहीं हो रहा है। अगर फैक्ट्री सेटअप है इंडस्ट्री में तो इसका मतलब तो इंडस्ट्री में डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। करेक्ट, हाँ, डिमांड है यहाँ। और क्या है, और जैसे कॉटन में भी आप देखोगे, कॉटन के भी GOTS कंप्लायंट कॉटन लोग यूज़ करते हैं। जैसे सॉल स्टोर है और भी ब्रांड्स हैं जो कि रेड रैबिट है, काफ़ी लोग ब्रांड्स हैं जो कि सुप्रीमा कॉटन, ऑर्गेनिक कॉटन यूज़ करते हैं। काफ़ी लोग प्रोडक्ट भी बनाते हैं ऑर्गेनिक कॉटन से। वो ऑर्गेनिक कॉटन है, वो ऑर्गेनिक तो इसका कितना बड़ा मार्केट है पर्टिकुलर हेम्प से बने हुए कपड़े का? कोई इसका डेटा नहीं है इस तरह से कि हेम्प का मार्केट कितना है। जैसे इंडिया में आप देखोगे फैशन मार्केट इज़ 100 बिलियन, दिस इज एज पर एवेंडस D2C रिपोर्ट। तो उनके हिसाब से 100 बिलियन का मार्केट है। पर अगर आप जैसे मुझे बोलो एस्टिमेट करने के लिए, तो हम लोगों ने डिराइव किया था एस्टिमेशन कि कितना बड़ा मार्केट हो सकता है। तो हमें ये समझ में आया था कि हमने लास्ट ईयर में कुछ 15 कस्टमर को एक्वायर किया था, सर्व किया था 15 कस्टमर्स को। और उन कस्टमर्स ने हमसे प्रोडक्ट खरीदे थे कुछ 2400 रुपये के या 1800 रुपये के वो भी था, 24 को उन्होंने स्पेंड किया था। और ये कस्टमर्स कुछ एक डील सनी सर्वे रिपोर्ट है जिसमें बताते हैं कि इन कस्टमर्स ने 25,000 का माल खरीदा ऑनलाइन, फैशन कपड़े खरीदे थे। तो उस हिसाब से देखोगे मेरा जो मार्केट शेयर है उनके लिए, उन कस्टमर्स के लिए वो होता है 1800 बाई 24,000। सो 8% के आसपास आता है वो नंबर। तो 8% मार्केट शेयर हमारा वैसे बनता है। और एक बेन की रिपोर्ट है जो कहती है जो ऐसे कस्टमर जो 25,000 स्पेंड करते हैं ऑनलाइन क्लोथिंग पे, वो इतने लोग हैं, 30% लोग हैं। और टोटल 180 मिलियन ऑनलाइन फैशन शॉपर्स है, तो उस तरह 54 मिलियन होता है। तो उस कैलकुलेशन से जो मार्केट निकलता है साइज़, वो अराउंड 1.8 से 2 बिलियन निकलता है। आपका प्रोडक्ट सस्टेनेबल प्रोडक्ट है और कितना लॉन्ग टर्म चलेगा, मतलब कितने वॉश तक चलता है? तो टिपिकली जो कोई कपड़ा होता है पॉलिश से या कॉटन, आई थिंक 15 से 20 वॉश चलता है। हमारे जो कपड़े हैं वो मिनिमम 50 वॉश चलते हैं। 50 वॉश से मेरा मतलब ये है कि आप 2 चीज़ें होती हैं जब आप वॉश बोलते हैं। एक तो कलर रिटेन करता है, कलर छोड़ेगा नहीं। हेम्प का ब्यूटी इज़ कलर फास्टनेस। कलर फास्टनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फैब्रिक टू रिटेन द कलर। तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग कलर रिटेन करते हैं। दूसरा होता है कि डलनेस हो जाती है कि वो लगेगा कि पुराना हो गया है, वो नहीं फील होगा। 50 वर्ष तक भी आपको लगेगा नया है। जैसे ही मैंने जो शर्ट पहनी है, कम से कम 15-20 बार ऑलरेडी पहनी हुई है, धुले हैं 15-20 बार, तब भी आपको लगेगा ऐसा है। ये जो पैंट मैंने पहनी है, ये 2 साल से पहन रहा हूँ मैं, कम से कम 50 वॉश तो हो ही चुके हैं, तब भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये पुरानी है, राइट। अगर आपको उसमें एक चीज़ इसमें मैं बताना चाहूँगा
कि लोगों को ये लगता है कि हैंड से बने हुए कपड़े बहुत महंगे होते हैं। आई थिंक इसमें हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पर वॉश कॉस्ट क्या आती है। अगर लेट्स से हम लोग इसेंट्रिक में हमारे हैंड से बने हुए कपड़े शर्ट्स के एग्जांपल लूँ मैं, स्टार्ट होते हैं 1500 रुपये से। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि 50 वॉश चलते हैं तो एक वॉश का 30 रुपया होता है, करेक्ट। और इधर मैं कोई कंपेयर करूँ नॉर्मल कोई ब्रांड जो कि कॉटन की शर्ट बना रही है शायद 1000 या 1200 में आती है। अगर 1000 रुपये में मानता हूँ मैं और 20 वॉश के लिए चलेगी तो पर वॉश 50 रुपया हुआ। तो अगर आप वैसे देखोगे पर वॉश और ड्यूरेबिलिटी वाइज तो आपको समझ में आया कि ये अफोर्डेबल है। बट इंडिया में इतना समझना कौन चाहता है, बिकॉज इंडिया तो यूथ कंट्री राइट। इंडिया में correct. यूथ आ नहीं, रहा है, I think- फास्ट फैशन भी ज़्यादा है। नहीं वो बात है। आप बोल रहे हो 2 साल से पैंट पहन रहा हूँ मैं, आज किसी बंदे को बोल दो यंग जनरेशन को 2 साल पैंट पहननी तेरे को, बोलेगा भाग मुझे तो नहीं पहननी, मेरे को तो जल्दी चेंज करनी है, नहीं एब्सोल्युटली। क्योंकि उनके बीच में यही है ना आज। आई थिंक आपका पॉइंट एकदम सही है। तभी आई थिंक आपका जो टीजी कौन है ये डिफाइन करता है कि आपका टारगेट ग्रुप कौन है। तो जैसे आप जो इनकी बात करो, फास्ट फैशन की बात करो, सोल स्टोर है, बेवकूफ.com है, आजकल जो स्निच है, इन सब के लिए जूडियो है, इन सब के लिए जो यंगर ऑडियंस है 18 से 25 साल या 18 से 30 साल का उनका टारगेट ऑडियंस रहता है। 70-80% कस्टमर उनकी इस एज ग्रुप में होंगे। हमारा जो 70-80% एज ग्रुप है दैट इज 35 to 45 एज ग्रुप। 35 to 45 ग्रुप में जब आप आ जाते हो तो आपको क्या लगता है कि नहीं मुझे जो कपड़े पहनने हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए, एलिगेंट होने चाहिए, वो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कुछ पहनना है जो ठीक ठाक है। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं इंजीनियरिंग में करता था 17-18 साल का जब मैं लड़का था तो मैं 2000 शर्ट नहीं खरीदता था 2000 रुपये की। मुझे क्या लगा 2000 में 4 खरीद लूँगा मैं, 500 की 4 बार पहनूंगा मैं। अब मुझे नहीं लगता कि यार 500 वाली यार मुझे अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल लगता है, फिटिंग आ जाती है, कपड़ा ईचिंग करता है, नहीं मुझे चाहिए जो कंफर्टेबल हो, जो मुझे पहनने में अच्छा। दूसरा मुझे लगा कि जो थोड़ा फ्लैसी ना हो, जो थोड़ा सोबर लगे। आप देखो कलर देखो हमारे एकदम सोबर कलर हैं जो कि एलिगेंट है वैसा। आई थिंक वो आपके एज के मैटर करता है। जो हमारा जो टीजी है उनके लिए ये सही है। तो आई वुड नॉट से कि सभी लोग को फास्ट फैशन चाहिए या सभी लोग को सस्टेनेबिलिटी, ऐसा नहीं है। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। आप ये समझिए अभिषेक जी कि इंडिया 140 करोड़ की जनता है। यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री कहने के लिए लगता है छोटी है, पर इंडिया में यूपी, आपका जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड मिला के होता है यूपी के पॉपुलेशन। हाँ राइट। तो वो बात है, इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा है। कोई भी ब्रांड को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है इजीली आप सोचिए हमने लास्ट ईयर ही 2.5 करोड़ का सेल्स किया है। लास्ट ईयर 2.5 CR। वाह। और कितना प्रॉफिट मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन? ग्रॉस मार्जिन हमारा कुछ 55% के आसपास होगा। 1.5 करोड़ के आसपास वही ग्रॉस मार्जिन है। ऑफकोर्स उसके बाद हमारे और भी खर्चे हैं। और इस साल कितना कर लिया आपने? इस साल अभी तक हमने 1 करोड़ से क्रॉस कर लिया, पर इस साल हम लोग जो फोकस हमारा प्रॉफिटेबिलिटी पे, इस साल हम लोग एबिटा पॉजिटिव चल रहे हैं, ये है। तो वो हमने चेंज किया और इस साल हम लोग थोड़ा अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं। इस साल हम लोग थोड़े उस तरफ जा रहे हैं कि वेबसाइट पे फोकस करेंगे। हमारा हमेशा से ये था कि वेबसाइट पे कंट्रीब्यूशन 50% ज़्यादा था। अभी इस साल से 70-80% कंट्रीब्यूशन वेबसाइट से आ रहा है। हम मोस्टली सेल वेबसाइट कर रहे हैं और लास्ट मंथ से तो हमने मिंत्रा पे सेल करते थे, बंद कर दिया हमने। अमेजोन में सेल करते थे, बंद कर दिया हमने, क्योंकि हमने रियलाइज़ किया कि जो मिंत्रा प्लेटफॉर्म जो आप बोल रहे थे वो हमारे लिए नहीं है। अगर मैं सस्टेनेबल ब्रांड बनाना चाहता हूँ, मिंत्रा और हमारा अलाइनमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने बहुत ट्राई किया, 2-3 साल ट्राई किया। इस समझ में आ गया कि मिंत्रा मे बी ऐसे ब्रांड्स के लिए है जो फास्ट पैसे बनाना चाहती हैं या यंगर ऑडियंस को टारगेट करना चाहती है या डिस्काउंट देना चाह रही हैं या कुछ नया ट्रेंडी करना चाहते हैं। हम वो लोग नहीं हैं एज अ ब्रांड, और हमारा वैल्यूज़ हमको अलाउ नहीं करती हैं, तो हम लोग का वो मैच नहीं होता। और उनका गेम अलग है। जैसे मिंत्रा को चाहिए कि आप नए लॉन्चेस करो, बहुत फिंगरली लॉन्च करो, डिस्काउंट पर चलाओ वैसे। और अमेजोन का प्रॉब्लम मैं कहूँगा, अमेजोन में वो लोग अपैरल के लिए नहीं, वो सब कुछ करना चाहते हैं। तो उनका जो टीजी है वो सब जगह है। आप अगर आपको पूछो आप फैशन अमेजोन खरीदते हैं, आप कहेंगे नहीं। हाँ, तो बहुत लोग हैं जो फैशन नहीं कर रहे। इसीलिए हमने कॉन्शियस कॉल लिया। हम लोग दोनों प्लेटफॉर्म पे 4 साल तक सेल करते थे, अभी लास्ट मंथ ही वो हमने बंद किया है। अभी कम्प्लीटली वेबसाइट पे चला रहे हैं और कुछ सस्टेनेबल मार्केट प्लेसेस हैं जैसे कि अमाला अर्थ है, ब्राउन लिविंग है, कुछ हेम्प बेस्ड मार्केट प्लेसेस हैं, इट्स हेम्प है, CBD स्टोर है, उन सब पे बेचते हैं वो। अच्छा, वहाँ पे बेचते हो आप? मतलब आपने बिल्कुल डिफाइन कर लिया कि आपको कहाँ से हमें कहाँ से लेना है। तो हमें यह जर्नी रही हमारे लिए, हमें समझ में आया। जैसे आप जब स्टार्ट करते हो, आई थिंक कोई भी फैशन ब्रांड आप उठा के देख लो इंडिया में, सबका ड्रीम होता है मिंत्रा पे आना। मिंत्रा पे आज के डेट में भी 2000 ब्रांड्स हैं जो मिंत्रा पे लाइव हुए, राइट। हमारा भी ड्रीम था, मैं भी बहुत एक्साइटेड था। मैं भी मिंत्रा पे जब लाइव हुआ हमें लगा कि अब हमारा चांदी है, अब तो निकल पड़ी, अब हमारा इसेंट्रिक बनेगा, ऐसे चलेगा कि हम लोग अब सस्टेनेबल में इंडिया में नंबर 1 ब्रांड बन जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। पर धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वहाँ का जो टीजी है, वहाँ का जो कस्टमर है वो अलग है। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि हमारा जो टीजी है बहुत अलग है, तो हमें उनके लिए ब्रांड बनानी है। और जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर टीजी में इंडिया में अपने आप में वो अलग बहुत बड़ा मार्केट है। हाँ,
जैसे यूपी का एग्जाम्पल दे रहा था मैं आपको, भी अपने आप में 3 कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, फ्रांस एंड यूके, तो वैसे वैसी बात। तो आपका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ बिकता है, कौन सी सिटी में? हमारे टॉप 5 सिटीज़ होंगे बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली। अच्छा, अभी भी Tier 1 सिटी ही है ये। और हमारे लेकिन वैसे देखोगे आप तो हमारा 50% सेल टीयर 1 से बाहर होता है, 50% टीयर 1 में होता है, 50% टीयर 2 के टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में होता है। तो ये हेम्प का आइडिया क्यों आया? मतलब और भी तो बहुत सारे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं। उसकी भी एक बढ़िया इंटरेस्टिंग कहानी है। तो जब पेंडेमिक आया तो सब लोग, मैं जॉब करता था उसके पहले, तो मैं जॉब में था, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में था मैं, और जॉब कर रहा था तब आफ्टर माई MBA। और तब मैंने देखा सब लोग फोकस कर रहे हैं इस पे, वेलनेस न्यूट्रिशन पे, पर कोई बात नहीं कर रहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जो कि सेकंड मोस्ट पॉल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्री है ग्लोबली। तो और मैं सूरत से आता हूँ, तो मुझे लगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबको पता भी है इतना पॉल्यूशन होता है, और कोई बात नहीं कर रहा है, ना ही इसके लिए कुछ हो रहा है। तो आई थिंक मे बी ये अपॉर्चुनिटी लगी मुझे लगा ये वाइट स्पेस है जो कि टारगेट किया जा सकता है, टैप करा जा सकता है। और मेरा एस्टिमेट ये था कि ये शायद 2-3 साल में मार्केट उठ जाएगा। 4 साल हो गए, मार्केट जितना तेज़ी से मैंने सोचा था उतना उठा नहीं है, बट आई एम होपिंग कि 2-3 साल में और उठेगा। और ये हो रहा है कि बाकी ब्रांड्स भी आ रही हैं, आप देखोगे हर कोई ट्राई कर रहा है कि सस्टेनेबल लेवल बनाएं, और काफ़ी अपना रेंज आप देखो, सारी बड़ी ब्रांड देखो, H&M ले लो, ज़ारा ले लो, कोई भी ले लो। जैसे H&M ने बोला है कि बाई 2030 हमारे सारे 100% फैब्रिक्स सस्टेनेबल होंगे। ज़ारा ने बोला है बाई 2025 हम सारे फाइबर्स सस्टेनेबल यूज़ करेंगे। तो सारी जो बड़ी ब्रांड्स है ग्लोबली भी, वो लोग टारगेट सेट करते जा रहे हैं अपने, कि हम लोग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाएंगे, सस्टेनेबल फैब्रिक यूज़ करेंगे, तो वो हो रहा है। तो वो आई थिंक जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जैसे मामाअर्थ ने किया ब्यूटी एंड पर्सनल स्पेस में, वैसा ही इसमें आएगा। अब क्वेश्चन बस इतना है, कौन करेगा, एसेंट्रिक करेगा या कोई और करेगा, वो क्वेश्चन है। पर ये तो आपका ड्रीम है ना? हाँ, है? तो सारे बड़े ब्रांड कर लेंगे तो फिर आपका ड्रीम कैसे रहेगा? नहीं तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपको थोड़ी पहले बोला कि मार्केट इतना बड़ा, इंडियन मार्केट, आई थिंक यहाँ पे सभी लोग के लिए जगह है। आप मुझे ऐसा बताओ, जैसे मैं टिपिकली किसी को पूछता भी हूँ, तो जैसे जैसे आप सुबह उठते हो तो आपने क्या पहना होता है? लाउंज पैंट, शॉर्ट्स पहनोगे, लाउंज पैंट पहनोगे। आप जब ऑफिस जाओगे क्या पहनोगे? फॉर्मल वेयर। या शाम को ऑफिस जाओगे क्या पहनोगे? कुछ जिम जाओगे या ऐसे कुछ वापस ऐसा कुछ वैसे कपड़े पहनोगे, एथलेजर पहनोगे, आगे नाइट में पहनोगे। तो आपके अगर फेस्टिवल पर पहनोगे, फेस्टिव कुर्ता पहनोगे, तो देखिए आप यहीं पे आपके दिन में आप 4 या 5 टाइप के कपड़े पहन रहे हो। 4-5 कैटेगरी बन गई। एक बन गई आपकी लाउंज पैंट और उसके लिए, एक बन गई ऑफिस वेयर के लिए, एक बन गई जिम एथलेजर वेयर के लिए, एक बन गई अगेन नाइट वेयर के लिए, एक फेस्टिवल की बन गई। सबकी अलग कैटेगरीज बन। अब इन सब कैटेगरी में इंडिया इज़ अ मार्केट, इतना बड़ा मार्केट है, कोई भी एक प्लेयर नहीं होता। आप कोई भी इंडस्ट्री उड़ा के देख लो, यहाँ पे हमेशा 2 या 3 प्लेयर होंगे ही होंगे। ऐसा होगा ही नहीं एक प्लेयर है। तो हर अब 5-6 कैटेगरी बन गई, हर कैटेगरी में 3-4 प्लेयर हो गए, 15-20 प्लेयर तो ऐसे ही हो गए आपके दिन में ही। तो आप वैसे आप अगर अपना एग्जांपल लीजिए, तो आई थिंक आप जो कपड़े पहनते हो, आपके पास इजीली 3-4 ब्रांड्स के कपड़े होंगे अक्रॉस कैटेगरीज। तो ये बटन्स की बात करें तो बटन्स कैसे हैं यहाँ पे? ये प्लास्टिक है क्या? नहीं, तो हमारा जो है, जैसे आपको भी पहले बता रहा था, ग्रीन वॉशिंग होती है, लोग बोलते हैं सस्टेनेबल है। हमारा जो प्रोसेस है, हम लोग एंड टू एंड सस्टेनेबल है। जैसे हमारे फैब्रिक हैं, हेम से बने हुए सस्टेनेबल फैब्रिक है। हम लोग उन्हीं साथ काम करते हैं, फैक्ट्रीज जो GOTS कंप्लाइंट और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करती हैं। हमारे जो कपड़े हैं उसमें हम लोग जो ये बटन जो आप देख रहे हो, ये कोकोनट सेल बटन है। ये प्लास्टिक बटन नहीं है जो टिपिकली कोई ब्रांड यूज़ करते हैं, कोकोनट सेल बटन है। हम लोग की जो लेबल लगते हैं, जो आप टैग लगाते हो, जो कई ब्रांड MRP टैग लगते हैं, वो प्लास्टिक लगाते हैं, हमारे पेपर बेस्ड लगते हैं। और धागे जो लगाते हैं वो प्लास्टिक धागे लगाते हैं, जो अटैच करते हैं MRP टैग को, हम लोग थ्रेड से यूज़ करते हैं। हमारी जो पैकेजिंग है वो भी पेपर बेस्ड पैकेजिंग है। अगेन तो हम लोग एंड टू एंड, हम लोग कहीं पे भी प्लास्टिक यूज़ करते ही नहीं है। हाँ, एक जगह प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं, हमारे वेयर हाउस में जब हम स्टोर करते हैं प्रोडक्ट, वहाँ पे हम लोग प्लास्टिक कवर में रखते हैं जब हम स्टोर करते हैं रैक्स में। लेकिन हम उसको भी रीयूज़ करते हैं। जब हमारे जो नए माल आते हैं, तो हम जब डिस्पैच करते हैं पेपर में जाता है, उसको वापस हम कवर रखते हैं, उसको रीयूज़ करते हैं हम लोग। तो शैलेंद्र से स्केलिंग की क्या स्ट्रेटजी है? मतलब कैसे स्केल करोगे? मतलब आपको स्केल करना है, नहीं करना है, कैसे स्केल करना चाहते हैं? नहीं, आई थिंक कोई भी फाउंडर एंटरप्रेन्योर का ड्रीम होता है ब्रांड स्केल करना है। सभी लोग ब्रांड इसीलिए बना रहे होते हैं जो स्केल करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स हमारे साथ कुछ पर्पस भी है, हम चाहते हैं कि हम इंडस्ट्री को सस्टेनेबिलिटी टूवर्ड्स ले जाएँ, वो पर्पस है ही। लेकिन हम स्केल करना चाहते हैं, वो तो है ही। और जैसे आपको मैं बता रहा था, जैसे हमें भी लर्निंग लगी, क्योंकि हम लोग नए प्लेयर थे, मार्केट नया था। पहली बार हम लोग अभी इंडिया में हेम्प अपैरल स्पेस में बिगेस्ट प्लेयर है। वैसे एसेंट्रिक इज़ द बिगेस्ट प्लेयर इन हेम्प अपैरल स्पेस। लेकिन हमें भी लर्निंग, बिगेस्ट मतलब नंबर 1 और नंबर 1 नंबर 1? सेकंड नंबर जो हमसे आई थिंक क्लोथिंग में हमसे 5 गुना कम सेल करते होंगे या 6 गुना कम सेल करते होंगे। हम उनसे 5 गुना ज़्यादा सेल करते हैं। पर इंडस्ट्री बहुत छोटी है, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ। अभी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ऑफकोर्स बहुत छोटी है, अभी धीरे धीरे ग्रो कर रही है।
तो हैविंग सेड दैट, अब देखो हमें टाइम लगे, जैसे आपको मैंने बताया, अब समझ में आया कि मिंत्रा इज़ नॉट राइट प्लेस फॉर अस, अमेज़न इज़ नॉट राइट प्लेस फॉर अस। अब हम समझ हम अपनी वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं और उसके लिए हमने सीखे हैं। अभी तक हमने 4 साल में कुछ 50,000 कस्टमर सर्व किया है, उसमें से 25,000 कस्टमर हमारी वेबसाइट से हैं। तो हमें पता है हमारी जो कस्टमर डेटाबेस है, हम उससे हम लोग अपना उसको हम फार्मिंग कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं और वो उसको यूज़ करते हैं। इसकी वजह से हमारा मेटा या गूगल पे रुआस देखोगे वेबसाइट का, वो 3.5-4 का चलता है हमारा, जो कि आई थिंक फैशन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा है। लोगों का टिपिकली सुनोगे 2, 1.5, 1.8, 2। उतना भी नहीं दिखता मेरे को तो। पता नहीं, मुझे लगा 1.5-2 तो होगा ही, नहीं, अगर मैंने उतना इसके है। आपसे पूछा, वो तो माइनस में ही रहता है, मतलब 0.8 तक ही जाता है। फिर तो पता नहीं फिर कैसे बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना सेल हो रहा है उससे ज़्यादा मार्केटिंग स्पेंड हो रहा है। राइट। तो हमारा लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग स्टार्टिंग से, हम लोग जब वो करते थे तब भी हमारा 2-2.5 तो था ही। और अभी हम लोग काफ़ी टाइम से, 1 साल से काफ़ी फोकस हमारा इस पे रहा है कि हम लोग प्रॉफिटेबली ग्रो करें। अभी हमारा पिछले 5-6 महीने से मैं कहूँगा 3.5-4 का रुआस है। उसके अलावा हमने कुछ आइडेंटिफाई किए पार्टनर्स, जैसे हमने बॉम्बे हेम्प कंपनी है जो कि हेम्प के सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, वो लोग सब कुछ बनाते हैं हेम्प से। आई थिंक दे वर द फर्स्ट प्लेयर इन इंडिया टू स्टार्ट विथ हेम्प का इकोसिस्टम, और हेम्प की जो बनाया उन्होंने पहले ही लोग होते हैं। मैं उनको जानता हूँ अच्छे से। उनका स्टोर है यहाँ बैंगलोर में, इंदिरा नगर में। तो उनसे हमने क्या नाम है उनका? बोहेको इज़ बॉम्बे हेम्प कंपनी। तो उनका जो स्टोर है इंदिरा नगर में 100 फीट रोड पे है, हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल है। तो ऐसे हम लोग कुछ पार्टनर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ जाएँगे। उसके अलावा हम लोग कुछ आजकल 1 महीने से हम लोग दुबई और यूएस मार्केट में एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो दुबई मार्केट में हमने 5-6 पार्टनर आइडेंटिफाई किए हैं, जिनके साथ हम कुछ अब आगे सोच रहे हैं कि दुबई मार्केट कैसे एंटर करेंगे, कि हम लोग ऑनलाइन जाएँगे कि ऑफलाइन जाएँगे, कैसे करेंगे। यूएस मार्केट में सेम स्ट्रेटेजी लेके जा रहे हैं। इंडिया में ऑफ कोर्स हम लोग अभी ऑफलाइन का इतना देख नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्ट्रेटेजी वही रहेगा कि जैसे हमने बोयको से पार्टनरशिप, वैसे ही हम लोग 4-5 पार्टनर और ढूँढ रहे हैं कि उनके साथ टाइप करेंगे, ऑफलाइन थोड़ा एंटर करेंगे। प्लस कितना पैसा लगा के आपने स्टार्ट किया बिजनेस? आ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो 2020 में तो मेरी कुछ 10-15 लाख लगाए थे मैंने स्टार्टिंग 15 में। लाख रुपए मान के चल, 15 लाख 10-15 का लाख लगा है। लगाया मैंने, मेरी खुद की सेविंग्स थी जो मैंने लगाई, और कुछ 30 एसक्यू साथ लॉन्च किया मैंने, स्टार्ट किया मैंने, और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। और धीरे धीरे आपको मैं पैसा लगाता गया, ऐसा नहीं कि उतने पे चलता गया, पैसा लगाता गया। थोड़ी जर्नी बताओगे, मतलब कैसे 15 लाख लगाए, फिर कैसे किया आपने? तो 2020 में मैंने जॉब छोड़ दी। 10-15 लाख लगाए मैंने, आई थिंक 10-12 लाख के थे, 15 लाख नहीं थे, 10-12 लाख लगाए मैंने। 30 प्रोडक्ट एसक्यू डिसाइड किए मैंने अक्रॉस मैन एंड वीमेन। आई थिंक 5-6 कैटेगरीज बनाई थी हमने स्टार्टिंग में, और कुछ कलर सिलेक्ट किए। 30 एसक्यूज हो गए थे, सब में 5-5 कलर थे, और हमने बहुत कम बनाए थे, जैसे प्रोडक्ट्स 5-5 प्रोडक्ट हर साइज़ में बनाए, और उसको हमने स्टार्ट किया। हमने हर जगह लॉन्च किया, मिंत्रा पे, अमेज़न पे, वेबसाइट पे, हर जगह स्टार्ट। तो मिंत्रा ने आपको अलाउड कर दिया 5 प्रोडक्ट में? नहीं, 30 प्रोडक्ट थे हमारे पास तब, लेकिन हम मिंत्रा 4 महीने बाद आए थे। अच्छा। हमें जब हमने स्टार्ट किया था, आई थिंक सितंबर 2022 में, हम लोग जैन 21 में लाइव थे मिंत्रा पे। 4 महीने लगा। आई थिंक मिंत्रा के लिए भी वो था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्या प्रोसेस है मिंत्रा पे ऑनबोर्ड? मिंत्रा पे ऑनबोर्ड होना बहुत डिफिकल्ट है। आई थिंक अगर आप नॉर्मल ब्रांड हो स्टैंडर्ड, तो आपको आई थिंक बहुत ज़्यादा एसक्यू चाहिए होते हैं, पर क्योंकि हम लोग सस्टेनेबल थे, और मिंत्रा का उस टाइम पे वो चल रहा था कि मिंत्रा फॉर अर्थ, उनका एक वो था जहाँ पे सस्टेनेबल ब्रांड को प्रमोट करना चाह रहे थे, वो उनके इंटरनल चल रहा होगा प्रोसेस, तो उस बेस पे आई थिंक हमको जल्दी मिल गया था। अदरवाइज आई थिंक हमको 30 प्रोडक्ट साथ तो नहीं मिलता। तो उस टाइम में 30 प्रोडक्ट थे, तब भी हम आ गए थे, लाइव हो गए थे। और अभी हमारे 100 एसक्यूज़ हैं, और 2020 में ये किया। फिर धीरे धीरे हर महीने कुछ पैसे लगा रहा हूँ मैं, कुछ नए लॉन्चेस कर रहे थे हमने। आई थिंक फर्स्ट ईयर में हमने 30 मोर एसक्यू ऐड किए होंगे। तो 2020 से 2021 में हमारे 60 एसक्यूज़ हो गए। फिर 2022 में हमने फंड रेज़ किया, पहला हमारा एंजल राउंड रेज़ किया। अच्छा, एंजल राउंड। तो हमारे एक कस्टमर हैं, मेरी बहुत थैंकफुल हूँ उनका मैं, कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है फाइनेंशियली और मोरली भी। एक कस्टमर है, मोर देन 60 ईयर्स, अंकल आंटी, मैं उनको सर और मैम बुलाता हूँ। तो मैम ने पहले प्रोडक्ट ख़रीदा, एक बार ख़रीदा। ये भी मैं कहानी बता रहा हूँ, पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत बहुत ही अटैच्ड हूँ, इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ख़रीदा, दोबारा ऑर्डर दिया, तिबारा ऑर्डर दिया, फिर उनका एक मेल आता है मुझे कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो मुझे लगा कि चलो कोई नॉर्मल कस्टमर है, मिलना चाहता है। मैं और तब कंपनी वो छोटी थी, 3-4 लोग थे कुल मिला के, तो मैं ठीक है मिल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे HL रोड पे मिले, आई थिंक लीला में। उन्होंने बुलाया, मैं अब लीला में बुला रहे तो बड़े लोग ही होंगे। मैं कहा मैं तो कभी गया नहीं लीला में इसके पहले, आप बुला रहे हो, चलो चले जाते हैं। तो वहाँ गया, वहाँ पे कैफ़े में उन्होंने बुलाया मुझे, और पर तब वो लोग, मुझे पता नहीं था, मेरे को कोई पता नहीं था कि ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। कोई मैं एक ऐसा, मैं क्लीन स्लेट से गया था, मुझे कोई दिमाग में कुछ था नहीं।
ऑफर। आप 9 में मिलने गए, हाँ, कस्टमर मिलने मिल गया, जाते मैं हैं। कस्टमर और मैं तो उस फेज में था, माइंड फ्रेम से था कि कस्टमर से मिल रहा हूँ, कुछ जानने मिले, कुछ सीखने मिलेगा। कस्टमर से फ़ोन पे बात करता हूँ, मेल पे बात करता हूँ, चैट पे, यहाँ पे कस्टमर मिलना चाह रहा है वन ऑन वन, इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं गया मिलने, तो उन्होंने बताया कि हम दोनों हैं, और जो बाय द वे जो सर हैं वो IIT रुड़की, आई एम अहमदाबाद से पास आउट है। आई एम अहमदाबाद 1984 बैच। उस ज़माने में जब आई थिंक इंडिया में सिर्फ 3 ही IIM होंगे, ABC वाला, अहमदाबाद, बैंगलोर और कलकत्ता, और कोई IIM नहीं थे तब। वो अहमदाबाद में पढ़े थे तो, और उन्होंने अपनी जर्नी में 7 से 8 कंपनीज बना रखी हैं अभी तक, और उन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया। हम लोग पहली कंपनी जहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो हम लोग पहली बार मिले, तो उन्होंने बताया हम लोग उत्तराखंड से हैं और हमें हेम्प के बारे में समझना है, आपसे हम समझना चाह रहे हैं कि मार्केट कैसे हो रहा है, कौन प्लेयर है, क्या है। तो मैंने बताया, तो मुझे मुझे ऑनेस्टली यही लगा कि उनको सिर्फ इंडस्ट्री समझनी है। फिर उन्होंने मुझे ये बताया हमारे कुछ खेती है वहाँ पे, हम लोग कल्टिवेट करना चाहते हैं, हम समझना चाह रहे हैं। तो मुझे लगा ठीक है समझ, तो मैंने उनको बताया जो भी मुझे पता था उस टाइम पे, 2021 में, 2022, ये 2021 की बात है। उन्होंने इन्वेस्ट 2022 में किया, भाई 21 से बात चल रही थी। तो मैंने बताया, फिर उन्होंने दोबारा बोला मिलते हैं, एक और बार हम मिले। फिर तीसरा उन्होंने कहा मेरे घर पे आइए लंच पे। तो मैं अपनी वाइफ़ को लेके घर पे गया उनके। तो अब अगेन मुझे लगा इनफॉर्मल सेटअप है, घर पे जा रहा हूँ, उन्होंने घर पे बुलाया, अगेन कैजुअल इनफॉर्मल सेटअप। घर पे गया, वहाँ पे भी कोई इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं हो रही है, वहाँ पे भी यही बात हो रही है कि हमें करना है, कैसे करें, और कौन प्लेयर है, क्या कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी, हेम्प में क्या कर सकते हैं, और कौन प्लेयर है, ये सब बातें हो रही है। मार्केट कहाँ है, सप्लाई कहाँ से आती है, जो मैंने सब बताया, समझाया, जो भी मुझे लग रहा था। और अगेन मेरे दिमाग अभी तो यही चल रहा है। अब मैं ऐसा वो बन चुका है दिमाग के 3-4 मीटिंग से कि इनको आना इंडस्ट्री में, सोचा शायद ये एंटर करना चाह रहे हैं और मुझसे समझ रहे हैं। तो मेरे दिमाग 2 चीज़ चल रही है कि मैं इनको सीक्रेट से बताता जा रहा हूँ और ये जानते भी जा रहे हैं, पर मेरे कस्टमर, तो मैं मना भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो हो रहा था। बट उसके बाद उन्होंने एक और बार रैंडमली कॉल किया फिर, और बोला कि आपसे मिलना चाहते हैं। और फिर मैंने कहा चलो, अगेन दोबारा घर पे गया मैं। फिर उन्होंने बोला कि हम लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और उस दिन मैं एकदम ऐसा कि मैं एकदम शॉक कि मतलब मुझे पता ही नहीं, मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ। मुझे लगा अगेन जाऊँगा, पूछेंगे क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, क्या कर सकते हैं, मुझे कुछ बताना है उनको और वापस आना है। और आज आप जाते ही बोल रहे हैं हमें इन्वेस्ट करना है, बताइए कैसे इन्वेस्ट करेंगे। और तब तक मैंने खुद भी सोचा नहीं था फंड रेज़ के बारे में कि मुझे फंड रेज़ करना है, कैसे करना है, मैं सोचा भी नहीं था। तो पता ही नहीं, फिर मैंने कहा ठीक है मैं सोच के बताता हूँ। फिर मैं घर पे आया, और मेरी वाइफ़ जो है ना, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में थी। तो उसको आइडिया था कि उसने फंड रेज़ ये सब देखा हुआ था, कराया था लोगों का, तो उसको आइडिया था। तो मैं थोड़ा उससे बात करी, समझा, फिर मैंने वापस सर और मैम को फ़ोन किया कि ठीक है देखते हैं, समझते हैं। फिर उसके बाद हम 3-4 और मिले, फिर फाइनली मटेरियलाइज़ हुआ। फिर हम लोगों ने अमाउंट डिसाइड किया, वैल्यूएशन डिसाइड किया, और जब ये प्रोसेस पूरा हुआ, उसके इन बिटवीन, क्योंकि वो 1 साल लग गया। आप समझ रहे हो कि उनके लिए भी ऐसा था कि वो कहीं इन्वेस्ट करते नहीं हैं। तो वो लोग जैसे होता है नॉर्मल एंजल इन्वेस्टर होते हैं, वो उनका बिज़नेस है काइंड ऑफ, ये हर बार करते हैं, रोज़ करते हैं। जैसे अनुपम मित्तल है कि वो एंजल इन्वेस्टर है, पर वो 300 प्लस कंपनी में कर चुके हैं, तो उनको पता है कैसे होता है। जैसे ये लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, दोनों के लिए फर्स्ट टाइम है, तो दोनों को आइडिया ही नहीं कैसे करना है। तो बहुत टाइम लग गया, 1 साल लग गया। उसके बीच में ही हम लोग को और भी एंजल सिंडिकेट्स थे जहाँ से हमें ऑफ़र थे, 2-3 टर्म शीट भी थी हमारे पास उस टाइम पे। पर तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये कस्टमर हैं और ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इससे बड़ा वैलिडेशन कुछ नहीं हो सकता आपके बिज़नेस में कि जो आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और वो आपके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिज़नेस में। तो फिर मैंने उनके साथ इन्वेस्टमेंट लिया। और कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना इक्विटी डाइल्यूट हुआ, थोड़ा कुछ बताए ना तो। तो आई थिंक हमने अराउंड 1 सीआर रेज़ किया था, पर उसमें 70% उनका अमाउंट था, बाकी हमारे फ्रेंड्स और फैमिली में इन्वेस्ट कर दिया था। कुछ फ्रेंड्स भी थे जो इन्वेस्ट करना चाहते, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कुछ फैमिली में भाई-बहन भी थे जो उनको इन्वेस्ट करना था, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, और हमने 10% डाइल्यूट किया था उस टाइम पे। तो एंजल, इसी को एंजल इन्वेस्टिंग बोलते हैं मतलब। हाँ जी, हाँ जी। और एंजल के रूप में आए आप। हाँ, हाँ, और उसके बाद है, मैं कहूँगा मुझे ऐसा लगता है कि लोग ये सोचते हैं, पहले मैं भी सोचता था कि पैसा आ गया, बस चाँदी-चाँदी अब निकल पड़े, अब तो हम यहाँ से निकल पड़े। पर आई थिंक, और एज़ अ इन्वेस्टर भी मैं कहूँगा कि वो लोग बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं। इसीलिए आई थिंक दैट इज़ व्हाई द टर्म इज़ एंजल, कि वो आपको फाइनेंशियल रिटर्न नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आपको कैसे ग्रूम करेंगे, आपको कैसे, वो आपके एंजल है काइंड ऑफ, जो आपको सपोर्ट करने वाले जर्नी में। जैसे उनके साथ ये था कि उन्होंने कंपनीज़ बनाई थी, तो उनका एक्सपीरियंस था, वो बता पाते थे। एक चीज़ अच्छी थी, वो मिलते भी थे, जब भी हम मिलते हैं अभी भी जब भी, तो वो ऐसा नहीं बोलेंगे तुम्हें ये करना चाहिए। वो बोलेंगे देखो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है ऐसा-ऐसा होना चाहिए, और आपको अपना देंगे कि वो बोले, और बाद में यही बोलेंगे कंपनी इज़ योर्स, आपको जो सही लगे आपको वो करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड यू आर द वन हू इज़, मतलब आप डे इन डे आउट आप देख रहे हो कंपनी को, आपको ज़्यादा पता होगा, आप करिए आपके हिसाब से, लेकिन मैं जो मुझे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव लग रहा है वो आपको मैं बता रहा हूँ, तो वो सिर्फ गाइड करते हैं। और टिपिकली आजकल जो मैंने देखा, इन्वेस्टर्स बहुत आपके ऊपर आ जाते हैं, जो मैं सुनता हूँ बाकी फाउंडर से कि ऐसे करो, वैसे करो, ये कर लो, वो कर लो। तो आई डोंट थिंक कि फिर वो एंजल नहीं है, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो।
एंजल का मुझे लगता है कोई सुना आपके दोस्तों में तो कुछ स्टोरी है आपके पास कि बोले इन्वेस्टर बहुत परेशान करते हैं, मतलब आपका अरे बहुत परेशान करते हैं, मैंने जितना सुना है, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, ना कंपनी का नाम लूँगा फ्रेंड्स के, ना ही, क्योंकि मैं मेरे एमबीए के फ्रेंड्स हैं जिनके स्टार्टअप्स हैं, वो बोलेंगे हर दिन एमआईएस के लिए कॉल आ जाएगा। एमआईएस इज मंथली इन्फो जो शीट होती है, वो बनाने का, क्या नंबर चल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, इससे बात करो, उससे बात करो, आपके पीछे लगे रहेंगे। मतलब आपको ऐसे मान के चलो कि वो ऐसा इंसान है इन्वेस्टर आपका, जो आपको कभी भी कॉल कर सकता है। मेरे एक साथ मैं गुड़गांव गया था एक फ्रेंड से, एग्रीटेक में, बड़ा कंपनी, आई थिंक उनका वैल्यूशन मोर देन 100 मिलियन का वैल्यूशन है। 100 मिलियन? क्या वैल्यूशन होगा, मैं कंपनी नाम नहीं बता रहा हूँ आपको, मेरा फ्रेंड इंजीनियरिंग फ्रेंड है वो, तो उसको रात की 11 बजे इन्वेस्टर कॉल आ रहा है, हम लोग बैठे हैं चिल कर रहे थे, और 11 बजे इन्वेस्टर का कॉल है, और वो भाई बेचारा किसी तरह संभाल के अपने आप को, हाँ सर तो ये हो रहा है, हम अगले महीने का ये प्लान है, अब हम ये करने वाले हैं वो। तो मैं ऐसा था कि यार ये तो नहीं करना है कि रात की 11 बजे रैंडम दिन पे कॉल आ जाए आपको इतना आंसर। आई थिंक जो वो होगा, पर आई थिंक दोनों को समझना चाहिए, फाउंडर को भी और इन्वेस्टर को भी, मुझे ऐसा लगता है। पर आई थिंक अगर आप दोनों समझते हो तो ऐसा नहीं होगा, पर आई थिंक समटाइम्स अगर आप प्योर फाइनेंशियल, तभी आई थिंक अगर देखोगे आजकल बहुत कंटेंट बनते हैं, लोग कहते हैं कि इट्स अबाउट मैरिज, एंटरप्रेन्योर और फाउंडर और इन्वेस्टर का मैरिज होता है। अगर आपके सही इन्वेस्टर नहीं है तब भी फंडिंग बहुत ज़्यादा, आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, बहुत फंड रेज कर लेते हैं पर कंपनी नहीं चल पाती, क्योंकि आई थिंक वो सही से मैरिज नहीं हो पाती फाउंडर और इन्वेस्टर की, दोनों की अलाइनमेंट नहीं है विजन में या मिशन में। तो अब जो इन्वेस्टर है, अगर लेट्स से कोई अच्छा वीसी है, तो अपना फंड साइकिल देख रहा है, अपने एग्जिट देख रहा है कि 4 साल हो गए, 6 साल हो गया, फंड खत्म हो रहा है, मुझे अगला फंड रेज करना है, एलपीएस को जाके दिखाना है कि मेरा एग्जिट ये चल रहा है, मेरा आईआर ये चल रहे हैं, मुझे ये करना है, राइट। और जो फाउंडर है वो कुछ और देख रहा है, जैसे मैं हूँ तो मैं लॉन्ग टर्म लगाऊँ कि मुझे कंपनी बनानी, कस्टमर के लिए कुछ करना है, एनवायरमेंट के लिए कुछ करना है, तभी नाम रखा था एनवायरमेंट सेंट्रिक, ई सेंट्रिक। अब ये नहीं होगा ना कि मैं अगर सिर्फ प्योर फाइनेंशियल देख रहा था, तो मेरे लिए मैं कभी जॉब नहीं छोड़ सकता ना, क्योंकि मैं एमबीए किया हूँ IIM कलकत्ता से, और मैं अच्छी जॉब पे हूँ। मेरे अभी आप सोचो 4 साल में मेरा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बहुत हाई है। मेरे जो पीयर्स हैं मोस्टली सब ने घर खरीद लिए हैं, सब लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिससे भी बात हुई दोस्त से, उसने घर खरीद लिया है, उसने ये कर लिया है, उसका ये हो गया है, स्टॉक में इतने पैसे लगा दिए हैं, सैलरी इतने इतने रुपए की सैलरी मिल रही है, ये हो रहा है, और आप यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो, स्टार्टअप बना रहे हो, हर दिन कस्टमर गाली सुन रहे हो, कस्टमर का जवाब दे रहे हो, और फंड रेज चल रहा है तो हो नहीं पाता है, और आपके लॉसेस हो रहे हैं, कैश बंद हो रहा है, कंपनी में पैसे नहीं है, आपको पैसे लगाना है, तो ये अलग पेन है, अलग है। तो आपको लगेगा वो कर लेता हूँ ना यार, वैसा है, वैसा हो ये एंटरप्रेन्योरशिप का हार्ड ट्रुथ है ना। वही वही तभी मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो यहाँ पे, आई डोंट थिंक कि आप जब एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हो आप फाइनेंशियल गेन के लिए नहीं आए होते हो। जब आप अगर उसके लिए आओगे तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, आप 1 साल 2 साल आप छोड़ दोगे। जैसे मैं 4 साल से लगाऊँ तो आई डोंट थिंक वैसा ही मुझे दिख रहा है, तो मैं पैसे से, मुझे जो मेरा लॉस हुआ है 4 साल में या जो बाकी चीज़ें, मुझे हमेशा दिखा कि वो है, तो मैं वो कर लेता हूँ। तो आप, मैं समझ रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी फाउंडर है, मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है, कोई भी फाउंडर फाइनेंशियल गेन होता है, मे बी उनके दिमाग होता भी होगा, पर वो बहुत बाद में आता होगा। आई डोंट थिंक वो स्टार्टिंग से, या उनके दिमाग में डे इन डे आउट रहता है, फाइनेंशियल गेन कभी नहीं रहता। आपके दिमाग में हमेशा रहता है बिजनेस कैसे बनेगा, बिजनेस में ग्रो करेगा, कस्टमर को सही लग रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है, कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उनके लिए क्या कर सकता हूँ, नया क्या बना सकता हूँ, मार्केट कैसे ग्रो कर सकता हूँ, आप वो सोचते हो। और उसका बाय प्रोडक्ट होता है आपका वैल्यूएशन बढ़ रहा है, फंड रेज हो रहा है, इन्वेस्टर आपके पास आ रहे हैं, वो बाय प्रोडक्ट है। आई थिंक आजकल लोगों को लगता है कि नहीं, मेन आपका फाउंडर का काम होता है कि फंड रेज इज द मेन थिंग। आजकल देखा मैं काफ़ी लोग को देखता हूँ लिंक्डइन पे, लोग डालते हैं कि एज ए फाउंडर योर जॉब, प्राइमरी जॉब इज टू रेज फंड्स, आपका मेन काम वो है। मुझे ऐसा लगता है, या मैं पर्सनली ऐसे बिलीव करना चाहूँगा कि फाउंडर का काम वो नहीं है। फाउंडर का काम बिजनेस बनाना है, और आपका फंड रेज होगा, कंपनी को पैसा चाहिए, तो किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए, और इन्वेस्टर आपको हेल्प कर रहा है पैसा देके, और उसको एग्जिट मिलेगा, पैसा मिलेगा, पर अब कंपनी बनेगी तब मिलेगा ना, अगर कंपनी बनेगी नहीं किसी को नहीं बनने वाला। तो फाउंडर की क्या वैल्यू होनी चाहिए, मतलब क्या वैल्यूज होनी चाहिए उसकी? आई थिंक मुझे, अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे लगता है ये ह्यूमिलिटी बहुत ही ओवर रेटेड वैसा है कि बहुत ही मिसयूज़ और बहुत ही लोग वैसा करते हैं। आई थिंक ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। मुझे लगता है कि फाउंडर्स, आप देखोगे, मैं नाम अगेन नहीं लेना चाहता लोगों के, बट आप देखोगे ये इतने केसेस चल रहे होते हैं। अभी रिसेंटली केस सेटल हुआ है कि आउट ऑफ द कोर्ट आप सेटल कर लेते हो, बट आप इतने लड़ाई करते हो, इतने लड़ते हो कुछ उसके लिए, आप मीडिया 81 करोड़ का केस सेटल हो गया अभी। वही इतना सेटल कर लेते हो बाद में। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आप वो सब करते हो, तो आपको, आई थिंक जी, आप सोचो आपको दिन में क्या चाहिए,
3 वक्त की रोटी चाहिए, थोड़ा बहुत जो आपको लाइफ चाहिए वो आप नॉर्मल लाइफ भी कर सकते हो। नॉर्मल इंसान जो दिन में मतलब महीने का लाख रुपए कमा रहा है वो भी लाइफ जी रहा है ना, वो अच्छे से लाइफ जी रहा है, वो खुश भी है। तो आप फाउंडर बने हो तो आप इसलिए नहीं बने हो ना कि आपको 100 करोड़ कमाना है या 500 करोड़ कमाना है या 1000 करोड़ बनाना है। आप इसके लिए फाउंडर नहीं हो कि 1000 करोड़ बने तभी मैं खुश रहूँगा। खुशी आपके पैसों से नहीं बनने वाली, खुशी आप अगर आप कंटेंट हो तो खुशी आपको मिलेगी, बात वो है। तो मुझे लगता है कि ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी फाउंडर्स में नहीं है, और वो होता भी है कि क्या अगर आप जैसे मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था जब मैंने फंड रेज़ किया था, तो मैं भी बहुत ही ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, जब फंड रेज़ किया तो सब दोस्त फ़ोन करते हैं आपको। जब मेरा आया कि लोगों को पता चला फंड रेज़ हो गया, तो 2-3 महीना मुझे समझ ही नहीं आया हो क्या रहा है। सब फ़ोन करना, आपको लगा यार भाई मेरा तो निकल पड़ी चाँदी-चाँदी भाई, अब तो मैं अलग ही उसमें चल रहा हूँ, जो मीडिया में सुनता हूँ मेरा भी वैसा होने वाला है। फिर आप लेकिन आप वो जर्नी है फाउंडर की, आप रियलाइज़ करते हो कि नहीं ऐसा नहीं है। और आई थिंक अगर आपके वैल्यूज़ राइटली रूटेड हैं, जैसे मैं बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से आता हूँ, पेरेंट्स मेरे यूपी से थे, आई वाज़ बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सूरत। वो पापा सूरत आए, उन्होंने स्ट्रगल किया, गाँव में थे, यूपी में छोटे गाँव में थे, वहाँ पे लाइवलीहुड सही नहीं था, सूरत आए। तो आपके वैल्यूज़ अगर आपके पास हैं, तो आई थिंक कहीं न कहीं आपको बचा लेती है। अदरवाइज़ आप फिर उड़ जाते हो, अगर आप उड़ जाते हो एक बार तो फिर आपको समझ नहीं आता आप कहाँ जा रहे हो। तो आपका मीडिया में न्यूज़ व्यूज़ आया फिर उस टाइम पे? हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि लोग वही करते हैं ना कि अगर अदरवाइज़ आता नहीं है, आपको पेड करना होता है। तो हमने कहा पेड दे के न्यूज़ कराना है तो फ़ायदा क्या है? तो जितना भी न्यूज़ अपन देखते हैं कि इसको फंड रेजिंग ये सब पेड मीडिया ही है आई थिंक 100%। जितना मुझे पता है मोस्टली पेड होता है। या तो फंड फंड वाले करा रहे होते हैं, वीसी जो इन्वेस्ट कर रहा था इन्वेस्टर करा रहे होते हैं, या तो कंपनी करा रही होती है। मतलब बाकी कोई न्यूज़ छापेगा किसी की हाँ, कोई? किसी नहीं, पर ऐसा नहीं, लोग कवर भी करते हैं। जैसे अभी हमको कल ही स्टार्टअप इंडिया ने कवर किया है, तो उन्होंने हमने कोई पैसे नहीं दिए। पेड न्यूज़ नहीं है। नहीं, हम लोग हमारे जितने भी आप देखो, हमने जितनी बार हम लोग जितने भी कवर किए थे, हम लोग अभी तक 5-6 लोगों ने कवर किया इस इंडिया की जर्नी, किसी को हमने पैसे नहीं दिए। हम लोग मैं मतलब एज़ अ फाउंडर बिलीव ही नहीं करता हूँ उसमें। जब मुझे फ़ोन आता है ना, जब इसकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई डोंट नो वेदर आई शुड बी सेइंग दिस। जब उनका कॉल आया मुझे स्टार्टअप पीडिया का, तो उनके को-फाउंडर ने कॉल किया, तो पहला क्वेश्चन मेरा फ़ोन पे ये रहता है, इज़ दिस पेड और फ्री? तो उनका था कि दिस इज़ एडिटोरियल। मैं कहा नहीं, मैं एडिटोरियल नहीं समझता हूँ, पैसा देना है कि नहीं देना है ये बताइए। बोला नहीं देना है। मैं फिर बात करते हैं हाँ। कि पैसा देके कराना है तो मुझे नहीं कराना है, क्योंकि अदरवाइज़ तो आप देखोगे आपको कितने मेल आते हैं। आप ब्रांड जब चला रहे होते हो तो आपको बहुत लोग रीच आउट करते हैं कि आप यहाँ पे आर्टिकल आ जाएगा, टाइम्स नाउ में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसमें प्रिंट मीडिया में आ जाएगा, इसमें करा देंगे। पर आप पेड करके कराओगे तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कस्टमर आजकल का बहुत अवेयर है। कस्टमर सब जानता है। जैसे आजकल मैं एक और चीज़ मैं मतलब पॉइंट आउट करना चाहूँगा यहाँ पे, सोशल मीडिया का ज़माना है कि पहले था कि सही में आपके जो यूज़र्स थे, जो आपके एक्चुअल कस्टमर जेन्युइन, वो कंटेंट डालते थे। आजकल उसको लोगों ने वो बना दिया, यूजीसी कंटेंट जो बोलते हैं। वो ये उसके लिए एजेंसीज़ बन गई, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो यूज़र कंटेंट बनाती, यूज़र जनरेटेड कंटेंट, जो मतलब सबको पता है कि वो एक्चुअल यूज़र नहीं है आपका। वो उसको हमने पैसे दिए, कपड़े दिए कि भाई पहन और ऐसे बोल जैसे तो कस्टमर है हमारा। हाँ, राइट। तो वो आई थिंक कस्टमर आपको देखते ही पहचान लेगा ना कि भाई कस्टमर, क्योंकि हर कोई कस्टमर आप देखोगे जेन्युइन, वो ज़्यादा बात नहीं करेगा, वो 2-3 लाइन ही बताएगा। और आप देखो एक चीज़ अब आई थिंक कोई भी इंडस्ट्री में एक चीज़ कॉमन होती है, अगर आपका एक्सपीरियंस खराब होगा तो आप बताओगे, अच्छा होगा आप बताओगे नहीं। बिल्कुल नहीं बताता है। अमेज़न कोई में नहीं। सबसे नेगेटिव रिव्यू हाँ, आते हैं। रिव्यू, क्योंकि आपको जब बुरा लगे तो आप बोलोगे कि यार इन्होंने ये किया मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको अच्छा लगा बोलोगे हाँ अच्छा था ना, तो हो गया। खत्म हो गया। हाँ, अच्छा था, अच्छा लगा। बहुत कम कस्टमर होते हैं जो रिव्यू देते हैं अच्छे पे कि ऐसा। एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे हार्ड ट्रुथ क्या है आपके लिए? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक क्लियर होना, जो मैं बता रहा था कि फाइनेंशियल गेन के लिए नहीं हो, और कि लॉन्ग टर्म जर्नी है। आप ऐसा सोचोगे कि 2 साल 3 साल में, क्योंकि आप जब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप स्टार्ट करते हो ना, कि अभी आई थिंक पहले ऐसा नहीं था, पर पिछले 4-5 साल से जो पेंडेमिक के बाद सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत ही हो रहा है कि आप देखोगे बहुत क्विक सक्सेस होते हैं लोगों के। 6 महीने फंड रेज़ कर लिया, साल में फंड रेज़ कर लिया, अमाउंट 3 मिलियन 4 मिलियन इतना मिलियन रेज़ कर लिया, तो आपको लगता है कि मैं भी करूँगा 2 साल में मेरा ये हो जाएगा। जैसे सब लोग का बहुत व्हाइट हेड जूनियर का जब केस आया था, 18 महीने में 3 मिलियन में बेचा उन्होंने। सबको लगता है कि जो करण बजाज ने किया हम भी कर लेंगे। 18 महीने में कंपनी 300 मिलियन में बेच दूँगा मैं। अब आप मुझे सोचो, मैं 4 साल से कर रहा हूँ, मेरे 2.5 करोड़ का सेल है। 18 महीने 300 मिलियन में कहाँ जाएगा? मतलब आप सोच ही नहीं सकते। तो बात है, आप जब सोचते हो कि वो हो जाएगा, तो आपका मुझे ऐसा लगता है आपको गोल पोस्ट क्या आपको डिफाइन करना चाहिए सही से। वो आपको अगर आपने डिफाइन नहीं किया, तो आपको ना जर्नी में मज़ा आएगा, ना आप सही से काम कर पाओगे, ना शिद्दत से काम कर पाओगे, ना अपने काम को जस्टिस दे पाओगे, तो आपको कभी खुशी भी नहीं मिलेगी। अगर आपको सही में, जैसे मैं, आप देखो अभी तक मैं मेरे सारे कस्टमर से मैं बात करता हूँ, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे भी, ईमेल पे, मोस्टली मैं ही रिप्लाई देता हूँ।
तो मुझे अच्छा लगता है उनसे बात करना है, समझना कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, क्यों। और हमारे कस्टमर चूट हमारी रेटिंग पर देखोगे, अमेजोन पे मिंत्रा जब हम बेचते थे, एवरेज रेटिंग हमारा 4.2 4.3 था। मिंत्रा अपने पे आप? भी, हाँ, हम पेड रिव्यू लेते ही नहीं थे। जैसे मैंने बोला, जब मैं पेड कंटेंट नहीं बनाता था तो पेड रिव्यू तो मैं कभी लूंगा ही नहीं, वो मैंने कभी नहीं किया। तभी आप देखो हमारे रिव्यूज भी बहुत कम है, मिंत्रा पे भी अमेजोन में रिव्यूज कम है, पर वो जेन्युइन रिव्यूज, हमने कभी पेड लिए ही नहीं। लोग यही करते हैं कि पेड रिव्यूज ले लेते हैं मिंत्रा पे, अमेजोन तो पे। आपको क्या लगता है कि एक ऑर्गेनिक मतलब एक ब्रांड को ऑर्गेनिकली ग्रो कितना जल्दी किया जा सकता है? क्या आई एक ब्रांड ऑर्गेनिकली ग्रो होगा लाइफ में? नहीं, देखो, दो चीज़, आई थिंक दो पार्ट है। एक तो ये कि क्या ब्रांड ऑर्गेनिक ग्रो कर सकती है, दूसरा पार्ट है कि कितना जल्दी हो सकती है। तो पहला पार्ट जो है, जो क्या हो सकती है, ऑफ कोर्स आंसर इज यस। इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, सब कुछ बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, इतना बड़ा मार्केट है। अब टाइम का मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप राइट टाइम में राइट जगह पे हो तो बन जाएगा। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था हेम्प के बारे में या इसके इंडस्ट्री में, तो मुझे लगा था ये 2-3 साल में बन जाएगी। मेरा एस्टिमेट ये था कि मुझे लगा 2020 की बात है, सब लोग तो सोचते हैं सस्टेनेबिलिटी का, तो कपड़े में भी आएगा ही। पर आप देखो 2024 में बैठे हम लोग, और 2024 खत्म होने वाला है, अभी तक मुझे नहीं लगता इतनी इतनी ब्रांड्स आई हैं, जितना मेरा एस्टिमेट था उतने लोग नहीं आए सस्टेनेबिलिटी में, वो मुहिम में तो लोग जुड़े नहीं हैं अभी तक भी। तो जो मेरा एस्टिमेट है, ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आई थिंक वो, अगर आप, कई बार ऐसा होता है, कई इंडस्ट्री आप देखोगे कि उन्होंने, जैसे कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी चल जाती हैं, पर उसके पहले अगर वो ऐसे टाइम पे अगर आई इंडस्ट्री, तो आपका ब्रांड 1 साल में बन जाएगी। तो आई थिंक ऐसा कोई आंसर नहीं है कि 1 ही साल में बनेगा, 2 साल में बनेगा, कभी भी टाइम भी लग सकता है। जैसे आप वैसे देखो तो, जैसे आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, व्रेंगलर या पीटर जींस को 13 साल लगे 100 करोड़ का रेवेन्यू पहुँच रहे हैं, फैशन की बात करें तो। बोट को 2 साल लगे थे, मामा को 3 साल लगे। तो बोला हर ब्रांड का अलग होता है कि 100 करोड़ का नंबर करने में भी, आप फैशन इंडस्ट्री में देखोगे लेंस को 4 साल लगे। तो हर हर ब्रांड को अलग टाइम लगता है 100 करोड़ के नंबर पहुंचने में भी। जैसे हमें 4 साल हो गए, हम अभी 2.5 करोड़ के नंबर पे हैं। हर हर किसी की जर्नी अलग है, कोई जल्दी कर लेता है, कोई बात करता है। ऑफकोर्स आपके लीवर्स अलग होते हैं, आपकी टाइमिंग अलग होती है। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, एज ए फाउंडर आपको पता नहीं होता है कि ये क्लिक करेगा नहीं करेगा। आप हमेशा ही फायर फाइटिंग करोगे डेली बेस पे, आपको लगता है ये होगा, एंड इट्स गट कॉल जो आप लेते हो एट द एंड। मैं कितना ही बोल लूँ कि मुझे पता था, मैंने बहुत दिमाग लगाया है, एनालिटिक्स लगाया, ये लगाया, वो लगाया, एक कस्टमर डेटाबेस निकाला, ये करूँगा, वो करूँगा, सब करूँगा, लेकिन एट द एंड कुछ होता है जो लक भी है, जो आपका काम करता है। तो आपको क्या लगता है लक कितने % मैटर करता है? आई थिंक अगर आप मुझे पूछोगे, इसलिए आपको बोला ह्यूमिलिटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे मैं इसलिए नितिन कामत और इन लोग को मैं बहुत मानता हूँ, जीरोधा के फाउंडर्स को, क्योंकि आप देखो नितिन कामत का जो रिसेंट इंटरव्यू, उसमें ही बोलता है कि अपने सक्सेस का मोस्ट ऑफ द पार्ट ही विल क्रेडिट टू लक, कि आप सही टाइम पे सही जगह पे आ गए। बाकी लोग एंटर नहीं किए मार्केट में, या लोग, उन्होंने जब बनाया जीरो ब्रोकेज या मिनिमम ब्रोकेज पे काम कर रहे थे, एंजल ब्रोकिंग थी और भी बहुत लोग थे उस टाइम पे, उन्होंने वो मार्केट नहीं किया, उनको लगा बहुत छोटा मार्केट है, हम नहीं आना चाहते, हम नहीं आए, इसलिए उनको टाइम मिला ग्रो करने का, 3-4 साल मिल गए। बाद में जब ये लोग आए थे, वो लोग बन चुके थे थोड़ा बहुत, इनको आ गया समझ में, और इन्होंने बना लिया। बात वो है, तो आई थिंक यही बात है। लक की ज़्यादा बात है। हाँ, लक की बात है। लक अगर है, मतलब लक तो ज़रूरी है। बाकी आप देखो ना, इंडिया से कंट्री है, हर एक चीज़ में इतना कंपटीशन है, इतने लोग हैं, इतना पॉपुलेशन है कि, एंड यू आर कम्पीटिंग विद ब्राइटेस्ट ऑफ द माइंड। और लोगों के पास दिमाग की कमी नहीं है, लोगों के पास बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इंडिया में, और बहुत लोग चीज़ें करते हैं। तो अगर आपका कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं है, वो क्लिक करती है और आपको मिल जाती है, राइट। वो आई थिंक वो होना ही वो नहीं है। तो आई वुड नॉट से कि जितने फाउंडर्स अगर ये सोचते हैं कि 100% उनका ही वो था दिमाग, तो आई थिंक सभी लोग मानेंगे कि कुछ ना पार्ट था। अब ऑफकोर्स कोई बोले कम था, कोई बोले ज़्यादा था, वो होगा, कुछ पर्सन वेरी करेगा, बट आई थिंक लक विल ऑलवेज हैव सम पार्ट टू प्ले इन द सक्सेस। लास्ट क्वेश्चन चलेगा जी, पर आपके वैल्यूज़, मिशन और विज़न क्या है? आई थिंक मुझे लगता है मैंने वैल्यूज़ तो बता दिया सीधा, कि ह्यूमिलिटी, आई थिंक वो रहना चाहिए। हम्बल, मैं ग्राउंडेड रहना चाहता हूँ। आई थिंक आगे जाके जब कंपनी बड़ी भी हो जाए, ग्रो भी कर जाए, तो हम हम्बल रहना चाहते हैं। और हम चाह रहे हैं, जो देखो मेरा जो ब्रांड बनाया ई-सेंट्रिक, उसका था एनवायरनमेंट सेंट्रिक। तो हम लोग कभी भी हेम्प को अपने कंपनी, हम लोग का विज़न हमेशा ये था कि हम लोग अपने आप को एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनाएंगे। हमने स्टार्ट किया सस्टेनेबल फैशन से, उसमें भी हमने हेम्प से स्टार्ट किया। आइडिया है हमारा ये कि हम बाकी फैब्रिक लाएंगे सस्टेनेबल, जैसे आजकल बहुत सारे फैब्रिक हैं, बनाना है, बैम्बू है, बहुत सारे फैब्रिक यूज़ होते हैं, वो फैब्रिक लाएंगे। हम लोग फैशन ब्रांड, सस्टेनेबल फैशन ब्रांड बनाएंगे। उसके बाद उसको लाइफस्टाइल बनाना, जैसे 5 इंडिया ने किया अपनी जर्नी में, कि दे स्टार्ट एज ए फैशन ब्रांड एंड स्लोली दे बिकम अ लाइफस्टाइल ब्रांड। तो हमारा मिशन वो है कि हम लोग पूरा वो बनना चाहते हैं, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल ब्रांड, जिससे 5 इंडिया बनी इंडियन उसके रूट्स पे, हम लोग बनेंगे सस्टेनेबिलिटी को अपना पिलर बना के उनकी तरह। थैंक यू शैलेंद्र सर। मैंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है योर कंपनी इज गोइंग टू शट डाउन। आप
कि जो थॉट प्रोसेस है वो मेरे थॉट प्रोसेस से बहुत मैच करते हैं। तो आई थिंक आप वो बुक जरूर पढ़ना एक बार आप। बिल्कुल, आई थिंक मैं इसके बाद वही बुक पढ़ूंगा कि मतलब सबसे ज़्यादा मतलब किसी ने मेरी बुक से रिजेंबल किया था वो आप है अच्छा। अभी तक। हाँ, बाकी सब बोल रहे कि नहीं बस पैसा कमाना है, बाढ़ में जाए सब। बट एक आई लॉन्ग थिंक सस्टेनेबल कंपनी बनाने के लिए मतलब मैंने जो बुक में लिखा है वो आपके थॉट सेम मैच कर रहे हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मे बी उनको ऐसा लगता है कि वो सुनाना चाहते होंगे कि ये बोलेंगे अच्छा लगेगा लोगों को पैसा बनाना, बट हार्श रियलिटी यही है कि अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। नहीं कि आई थिंक जीवन का सत्य, आई थिंक अपन लोग, मैं 35 का ईयर्स का हो गया हूँ, मुझे समझ में आ गया है कि जिस चीज़ के पीछे भागते हो वो नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, जिसको छोड़ दो वो मिल जाएगा। हाँ, जो बाई प्रोडक्ट होगा तो मिलेगा, बाई प्रोडक्ट है तो मिलेगा। अगर सोचो मेरा वही लेना है, उसके पीछे दिन रात एक कर दूँ तो आप शायद नहीं मिल पाएगा आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा।